सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले बात करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक ली है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है और कहा है कि उपद्रवियों के पोस्टर को लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है और इसकी भरपाई के लिए उनसे ही वसूली की जाएगी और एक भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाएगा। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बलवायु ने नष्ट की है 1 करोड़ की संपत्ति। उपद्रवियों से नुकसान की वसूली करेगा प्रशासन। प्रशासन ने जारी किया है नुकसान का आंकड़ा और अब वसूली भी इन्हीं से की जाएगी। संभल हिंसा में 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इसी को लेकर बड़ी खबर ये कि अब वसूली भी उपद्रवियों से ही, पत्थरबाजों से ही की जाएगी। तो जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हीं लोगों से अब वसूली की जाएगी। 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जो हंगामा वहां पर उस दिन मचाया गया और पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर जो पत्थरबाजी की गई, अब उन्हीं लोगों से ये वसूला जाएगा। जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। तो प्रशासन ने नुकसान का आंकड़ा जारी किया है। तो संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार बेहद सख्ती दिखा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ही निर्देशों पर जगह जगह पर आरोपियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 24 नवंबर को हुई हिंसा का एक भी आरोपी नहीं बचना चाहिए। संभल कांड के गुनहगार नहीं बचेंगे। संभल में साजिश रचने वाले नहीं बचेंगे। संभल में भीड़ को उकसाने वाले नहीं बचेंगे। पोस्टर से होगी पहचान संभल हिंसा पर घमासान। संभल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले एक एक शख्स की पहचान के लिए अब दीवारों पर सबूतों को टांग दिया गया है। संभल के चप्पे चप्पे पर लगे पोस्टरों से उन लोगों की पहचान की जा रही है जो संभल कांड के गुनहगार हैं। योगी सरकार की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कीमत पर संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आरोपी, एक एक दंगाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसे सबक सिखाया जाएगा। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। मरने वाले मरते रहेंगे। योगी सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अधिकारियों से साफ कहा गया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी करेंगे। अराजकता फैलाने के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। सभी आरोपियों के
पोस्टर लगाए जाएं। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली है वो की जाएगी। और वसूली के लिए जो विभिन्न जो तरीके हैं उन सब जिसमें पोस्टर भी लगाना उनमें से एक पार्ट है, और जो लोग वांछित हैं उन लोगों के भी पोस्टर है वो लगवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले संभल के एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। उधर योगी सरकार के निर्देशों का ही असर है कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार एक्शन में है। इस सिलसिले में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि अभी तक इस मामले में कुल 400 आरोपियों की पहचान हुई है। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से एक आरोपी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि राहुल गांधी के संभल दौरे पर रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। एलओपी एक सद्भावना की यात्रा पर निकले थे और वो शांति और अमन चाहते थे संभल में। उन्होंने इससे पहले मणिपुर में भी जाकर शांति और सद्भावना की बात रखी, लेकिन कल जो उनको रोका गया उससे साफ साबित होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि देश में सद्भावना की भावना बढ़े। तो इसी के विरोध में आज हम अजर्मन मोशन दे रहे हैं। आज ये जो होड़ मची है वो क्यों मची है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तुष्टीकरण का कंपटीशन, कौन सबसे बड़ी कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कौन सबसे बड़ी कैप का बड़े मियां और छोटे मियां बन सकता है, ये स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए राहुल गांधी जब यहां पर जाने का, फोटो ऑप करने का ड्रामा कर रहे थे तो राम गोपाल यादव जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, अब वो वहां जा रहे हैं। वो चाहते थे आंसू पोंछना उन लोगों के जिन्होंने अपना खोया है, शांति बहाली के लिए जा रहे थे, अपील करने जा रहे थे, परंतु ये सरकार तो शांति नहीं चाहती ना। और इसीलिए राहुल जी सिर्फ सांसद नहीं है, नेता विरोधी दल है, कैबिनेट रैंक का प्रोटोकॉल है, और उन्हें भी 2 घंटे रोके रखा गया। तो ये दर्शाता है कि संभल में जो सरकार कह रही वो सच नहीं है, संभल में कुछ है जो खिचड़ी पक रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। यही वजह है कि योगी सरकार एक आरोपी के फुल एंड फाइनल हिसाब में जुट गई है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश और संभल में जो हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। 500 साल पहले बाबर ने भी यही किया था। बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में यही किया था। 500 साल पहले बाबर के सालार की को लेकर ये ही बात कही गई है और भगवान राम ने समाज को जोड़ा था, ये भी उन्होंने कहा। और आज समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें अपने संबोधन में कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो
यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छिपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो वहाँ अत्याचार अन्याय किया है, अपनी चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहते, और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं लोगों ने, उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार मदरसा अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। अब फाजिल और कामिल की डिग्रियों को मदरसों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इस संशोधन के बाद मदरसों में 12वीं तक शिक्षा देने की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही मिल सकेगी। मदरसा अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार अब फाजिल और कामिल की डिग्रियों को मदरसे के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। मदरसा अधिनियम में संशोधन के बाद अब मदरसों में 12वीं तक की ही शिक्षा की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्तर से ही मिल सकेगी। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये स्पष्ट किया था कि मदरसों में मदरसा अधिनियम और नियमावली सिर्फ 12वीं क्लास तक ही सीमित रहेगी और इसके आगे कामिल और फाजिल का प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी के अधिनियम के तहत संचालित होती है। अब योगी सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जल्दी ही मदरसा अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। थोड़ी मदरसा के जो बोर्ड के जिम्मेदारान थे उनसे हुई, इसलिए कि उससे पहले अरबी फ़ारसी काशीराम यूनिवर्सिटी लखनऊ में बन चुकी थी, उससे इल्हाक किया जाना चाहिए था। मगर अरबी फ़ारसी भाषा यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान और मदरसा बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसका इल्हाक यानी मदारस इस्लामिया का इल्हाक यूनिवर्सिटी से नहीं कराया और उसकी डिग्रियों की मान्यताएं यूनिवर्सिटी से नहीं ली। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 डिग्रियों को कलअदम करार दे दिया गया। अब जो बदलाव हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये बदलाव मदरसों के हितों में होगा और होना भी चाहिए। यूपी उपचुनाव में मिली हार और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी छंटनी की तैयारी है। एसपी अपने निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसको लेकर हाईकमान मंथन कर रहा है। एसपी नेतृत्व ने पदाधिकारियों से पीडीए रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर पदाधिकारी इन पर खरे नहीं उतर सके हैं। ऐसे पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। निश्चय ही किसी भी लड़ाई से पहले अपना संगठन दुरुस्त करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो सफलता हासिल की, उसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक जारी है। जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है वहाँ पे ये समीक्षा की जा रही कि जिला अध्यक्ष की कमी थी, नेताओं की कमी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, क्या कमियां थी, उन कमियों की समीक्षा की जा रही है। और समय आने पे जहाँ जहाँ भी जो बदलाव की आवश्यकता होगी समाजवादी पार्टी वो बदलाव करके मजबूत संगठन, मजबूत नेता, मजबूत प्रत्याशी के साथ चुनाव 2024-27 का लड़ेगी। समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग को जीतना है तो उन्हें अपनी तमाम कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज यह भी उभर कर आया कि उनको अपनी जानी पहचानी सीटों पर भी अपेक्षाकृत कम वोट मिले। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। ऐसे नेताओं को इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि उनके नाम उजागर किए जाएं ताकि 2027 में उनके सामने कोई दगा करने वाला ना हो। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
असम में बीफ पर बैन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप को लेकर कहा है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इसे सियासी कदम करार दिया है। इस तरीके से अगर सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम ने बीफ को खाने के लिए लाजिम करार दिया हो। अगर मुसलमान बीफ नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी समझ और उनकी सोच खता पर है और रॉन्ग साइड है। 16 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 4-5 दिन का ये सत्र हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 16 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 4 से 5 दिन का ये सत्र हो सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 16 दिसंबर से शुरुआत होगी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, पूरी खबर बताइए विस्तार से। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, 16 दिसंबर से यूपी विधानमंडल सत्र के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इस सत्र काफी इस वजह से है कि इसमें कई विधेयकों पर चर्चा होगी और उन विधेयकों को पास कराने के लिए सरकार जुटेगी और इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि 16 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और 4 से 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। कई अहम विधेयक और प्रस्ताव सत्र में रखे जाएंगे और उन पर चर्चा होगी। सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष जहां संबल मामले से लेकर तमाम मुद्दों को उठाएगा और इसके लिए सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, संकेत मिश्रा। बांग्लादेश के मामले में देवकी नंदन ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम एक पत्र लिखा है और कहा है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रही है। देवकी नंदन महाराज ने बांग्लादेश के मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की है। तो बांग्लादेशियों, भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं। उससे डरना, उससे डरना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारा बुरा कर दे, ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री शिवपुरी में भागवत कथा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बच्चों के कम होने से परिवार बिखर रहे हैं, इसलिए 3-4 बच्चे होने जरूरी हैं और अगर बच्चा एक हो तो कट्टर हिंदू हो। उन्होंने कहा कि वैसे तो बच्चों की संख्या जरूरी नहीं है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान होना चाहिए। एक ही बच्चा हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। तो आपको क्या ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, कट्टर हिंदू। 14 ना हो, 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा है। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम का प्रवासी उत्तराखंडियों ने स्वागत किया है। सीएम धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। प्रवासी उत्तराखंडियों ने स्वागत किया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री।